हेलो बच्चों। पिछली क्लास में मानचित्र का जो चैप्टर था आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का चैप्टर 2, जिसमें हमने मानचित्र जो अध्याय 2 है उसका हमने कुछ चीजों को समझा था, जिसमें हमने परिचय पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा अंग्रेजी भाषा मप्पा कहा जाता है जो एक लैटिन भाषा से बना है। दूसरी, इसकी हमने परिभाषा को समझा था। फिर उस परिभाषा को दो व्यक्तियों ने अपने उनके अनुसार हमने ये जाना कि इरविन रेज ने क्या कहा, और दूसरा एक है एफ जे मोंक हाउस ने के अनुसार भी समझा। मानचित्र बनाने के लिए जरूरी चीज क्या क्या होती है, जिसमें मापनी, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र अभिकल्पना, मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन और विशेषताओं को समझा था, इसके उद्देश्य को भी समझा। और जो अंतिम हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ के गए थे पिछले क्लास में, मानचित्रों का महत्व हमने पढ़ लिया था यहाँ। तो आज हम लोग यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि हमने पढ़ा था ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि अंग इसलिए भी है क्योंकि इसके बिना आप मुझे भौगोलिक जानकारी को आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जैसे कई यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु है, पठार है, नदियों का विस्तार है, ठीक है, उसके कई कारक है, भौगोलिक कारक, ठीक है, या उसके संरचनाओं का विभिन्नताएं हैं, या निर्माण का कारक भी है। तो ये सब चीज बिना मानचित्र या बिना कोई चित्रों के माध्यम से आप आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए हम लोग ये दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो इसी मानचित्र महत्व को आगे बढ़ाते हैं, और इसके अगले जो हम लोग पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे, देख रहे हो पूरा स्क्रीन पे हम ये हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ से आज हम लोग को पढ़ना है, ये आपका पार्ट 2 है, चैप्टर 2 का भाग 2 आज हम लोग पढ़ेंगे आगे विशेषता का। देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर क्या लिखा है। मानचित्र एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से भूगोलवेत्ता तथा साधारण मानव को जल्दी सूचना प्राप्त हो जाती है। मतलब एक ऐसा चाबी है, एक ऐसा माध्यम है, समझिए, जिससे आपको कोई भौगोलिक हो या साधारण मानव, ठीक है, माध्यम से भूगोलवेत्ता तथा साधारण मानव को मतलब जो जानकारी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, या जो उसके बारे में जानना चाहता है, दोनों को आपको सूचना मिल जाएगा। इसलिए कहा गया कि इसके लिए बहुत नीचे तो दिया गया पॉइंट हमारा है, निम्न कार्यों के लिए बहुत प्रचलित है। तो मानचित्र है बहुत बहुत सारे कामों के लिए, जिसमें से कुछ कुछ मुद्दे जैसे पहला मैंने लिखा है, नाविकों तथा यात्रियों के लिए मानचित्र मार्ग निर्देशक का कार्य करता है। मतलब आप यदि कहीं घूमने जा रहे हैं, या आप नाविक हैं, समुद्र में हैं या नदियों में हैं, तो आपको ये मानचित्र एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। विश्व के अतः मतलब जितना बड़ा समुद्र पार करने के लिए आपको नाविकों को, जो नाविक होते हैं, उनको इसका सही ज्ञान मानचित्रों के माध्यम से ही मिलता है। दूसरा है, सेना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, युद्ध का एवं सैनिक कार्यों के लिए मानचित्रों का महत्व और भी अधिक है। भूपत्रक मानचित्र युद्ध संचालन में बहुत बड़ी भूमिका। भूपत्रक मानचित्र का मतलब उन लोग का बड़ा बड़ा मैप होता है, एक बड़ा सा बड़ा चार्ट होता है उन लोग का, जिसमें सारा होता है नक्शा बना, जैसे पहाड़ होते हैं, आने जाने के रास्ते बने होते हैं, यहाँ तक कि कितना क्षेत्रफल में कोई जंगल बना हुआ है, वो सारी चीजें। मतलब यहाँ मैं यदि समझाऊं एक मोटा मोटी, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक इस तरह का नक्शा होगा, और इसमें कहीं पे पहाड़ों का होगा, नदियों के बारे में होगा, या कई ऐसे से कहा जा सकता है पेड़ होंगे, इस पेड़ों की जानकारी दी जाती है। तो ये सब जानकारियां सेनाओं को जब एक मानचित्र के माध्यम से मिल जाता है, अब बड़ा से पेपर, मतलब पेपर में, तो उन लोग को ये सब मतलब अपनी सेना को संगठित करने में भी, या सेना को अलग अलग भागों में विभाजित करने में भी आसानी हो जाता है। तीसरा है, प्रशासन के लिए मानचित्रों का बहुत अधिक महत्व है। प्रशासन के लिए राष्ट्रीय, मतलब प्रशासन के लिए राष्ट्र देश की बात हो, राज्य का हो, जिला की बात हो, सब सीमांकन की जानकारी मानचित्रों से ही आसानी से मिल सकती है। क्योंकि मान लीजिए अभी है, हमने दौरा, सब जगह तो दौरा नहीं कर सकते, कौन कहाँ है कितना, तो अब एक छोटे से रूप में, एक कागज के रूप में, मानचित्रों के रूप में प्राप्त हो जाता है। कोई भी राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, जिला स्तरीय, हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया है, जैसे आप अभी देखे होंगे, जैसे बिहार के आप छात्र हैं, तो आप अपने घर का होता है कि उसकी लंबाई होती है, कहाँ तक मेरा फैला है, पूरब में कितना है, दक्षिण में कितना है, उत्तर में कितना है, तो ये सब जानकारी। और खासकर ये सब जमीनी विवादों में ये सब चीजों की बहुत जरूरी है। जैसे हम सुनते होंगे नक्शा निकलवाने की बात होती है,
तो ये नक्शों की बहुत ज्यादा जरूरी थी ताकि उसको स्पष्ट पता चल सके कि हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता ने कहा जाता था क्या, कितना खरीदा था, क्या जानकारी है। ऐसे तो बोलने के लिए कुछ सब अपना ही है। ठीक है, तीसरा और क्या है यहाँ पे लिखा, चौथा सॉरी, भूगोल, सैनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए मानचित्र बहुत जरूरी है। सही बात है, भूगोल क्या पढ़ रहे हैं, जैसे आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भूगोल के छात्र होंगे तो उनके लिए बहुत जरूरी है। और आप अक्सर ये देखे होंगे कि आप राजधानी हो, या अक्सर आपको कहा जाता है कि एक मानचित्र, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं घर में मानचित्र रखते हैं, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि उन्हें राज्य और राजधानी, ठीक है, उनके साथ उनसे मिले सीमावर्ती जो राज्य हैं, नदियों का विस्तार है, रेल का विस्तार है, वो सभी जानकारी मिल जाता है। तो इकोनॉमिक्स हो, राजनीतिक पॉलिटिशियन हो, या सैन्य विज्ञान की जानकारी हो, उन सभी के लिए बहुत ही मानचित्र जरूरी है। और यहाँ आप जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कम से कम भारत का मानचित्र, वर्ल्ड का मानचित्र और बिहार के हैं तो बिहार का एक मानचित्र घर में जरूर रखें, ताकि वो बार बार देखने से क्या होता है हमारे दिमाग में उसका मानचित्र सेट हो जाता है और हमें हर कोई भी चीज आसानी से समझ में आती है। जैसे कोई राज्य का नाम लिया गया, आप उस डायरेक्शन में आपका ध्यान चला जाएगा और जब उसकी बातें होगी तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, अच्छा ये राज्य यहाँ इसके बगल में सटा हुआ है, और तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, जिससे कि आपको जल्द याद हो जाएगा। तो आप जहाँ पढ़ते हैं वहां पर एक जरूर मानचित्र रखिए। आगे देखिए, मानचित्रों के मूल तत्व की बात होती है। कहता है मानचित्रों के मूल तत्व निम्न, जैसे क्या क्या लिखा है पहले पढ़ लेते फिर समझाता हूँ। मानचित्र पृथ्वी के धरातल किसी भाग का चित्र है। प्रत्येक मानचित्र का एक मापक होता है। मानचित्र पर अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल होता है। मानचित्र पर भूपटल के विभिन्न स्वरूपों को दिखाने के लिए परंपरागत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, मानचित्र के शीर्ष की ओर उत्तर होता है। मानचित्र पर पृथ्वी की गोलाकार आकृति प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेप की रचना की जाती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि जैसे ये हम एक मिनट ले लेते हैं, ये देखिए एक मैंने पृथ्वी बना दिया इसमें, ठीक है, और इसमें जैसे ये देखे होंगे इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और आप जब ग्लोब देखिएगा तो आप ये किताबों में आपको ये देशांतर होगा। तो ये जो अक्षांश रेखा है आप देखे होंगे इसमें लगभग कहीं ना कहीं 180 187 ये रेखाएं होती हैं, जिसमें यहाँ पर 23.5 डिग्री जब देखते होंगे उत्तर में, और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिण में उत्तरी अक्षांश रेखा है। यदि ये यहाँ पर उत्तरी अक्षांश रेखा है तो इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। और नीचे में यदि आते हैं तो हम लोग इसको मकर रेखा कहते हैं, जिससे ये पता चलता है अच्छा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसलिए इसको कर्क रेखा कहा गया। जिसमें हम लोग पढ़ते भी होंगे कई राज्यों से गुजरता है, मकर रेखा भी कौन बहुत सारे देशों से गुजरता है। उसकी ये देखिए देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा की यदि हम बात करें तो इसकी टोटल जो संख्या है 360 के आसपास बताई जाती है। अक्षांश रेखा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग, कि अक्षांश रेखा, याद रखना है, अक्षांश रेखा से हम लोग तापमान का पता लगाते हैं, और ये जो देशांतर रेखा से होता है हम लोग समय का पता लगाते हैं। तो ये एक है जो बड़े बड़े एरोप्लेन चलाते हैं, जो वायुयान या नाविक है, उनको इस तरह के मैप दिए जाते हैं ताकि वो किस उत्तर, और याद रखना है एक और यहाँ पर हम लेते हैं, एक और हम यहाँ लेके समझाते हैं आपको। ये इस तरह के पेपर है आपका, और ऊपर में हमेशा आपका नॉर्थ होता है, सॉरी ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट, और इधर ईस्ट सॉरी वेस्ट होता है। तो आपको याद रखना है, जो भी बच्चे भूगोल पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पेपर में ऊपर की ओर उत्तर दिशा ही होती है, उत्तर मानी जाती है। नीचे आइए दक्षिण होता है आपके राइट साइड, जो पेपर में आपके हाथ है राइट साइड, उधर आप ईस्ट पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। इसलिए जब आपको मानचित्र यदि पढ़ाया जाए और आपको उत्तर पूरा पश्चिम बताया जाए तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है उत्तर कौन से दिशा में है। भारत के पता है, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, तो उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर आपको नजर आना है। ये इसलिए अभी आपको ये जरूरी है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अक्षांश देशांतर से कई सारी जानकारियां हैं यहाँ पर आसानी से प्राप्त होती है, और उससे कहीं ना कहीं कई जानकारी मिलने में। और ये भूगोल का यदि हम मानचित्र बनाते हैं तो किसी भी भाग का चित्र हो सकता है यूरोप का हो, यूरोप के अंदर किसी देश का हो, किसी जिले का हो सकता है, किसी गांव का हो सकता है, तो ये सब जानकारी होती है। और इसमें देखिएगा चिन्हों का यदि हम बात किया जाए तो इसमें चिन्हों, परंपरागत चिन्हों का मतलब अक्सर ये देखे होंगे कहीं कहीं पर आपको इस तरह के पहाड़ी
क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र, या आप देखे होंगे कहीं कहीं पर इस तरह के मैप में इस तरह के ऐसे ऐसे करके समुद्र रेखाएं भी कई तरह की होती है, ऐसे ऐसे, या आप देखे होंगे इसी में ऐसे, ये सब समुद्र रेखाएं हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे जो मानचित्र बनाते हैं उसमें रंगों का प्रयोग, जैसे एक आपका हो गया ग्रीन, ठीक है, हो गया आपका रेड। इन सब रेखाओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है जिससे कि आप किसी चित्र को आसानी से समझ सकते हैं। और जब भी चित्र बनाया जाता है तो ये ध्यान रखना ये पॉइंट कि ऊपर की ओर उत्तर ही दिशा मानी जाती है और नीचे दक्षिण आपके राइट साइड है, याद रखिएगा दाएं में पूरब होता है और बाएं में आपका पश्चिम होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे मानचित्रों का वर्गीकरण की बात। तो मानचित्रों की वर्गीकरण की बात किया जाए तो हम इससे पहले तो देखेंगे, क्योंकि इसको कई भागों में, क्योंकि इसका सही सही जानकारी प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, लेकिन तब भी कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि इसको कितने प्रकार से। तो पहले तो हम जानेंगे कि मानचित्रों का जो प्रकार है वो मापनी के आधार पर है। मापनी मतलब एक होता है छोटा सा हिस्सा, ठीक है, और एक हो गया बड़ा सा हिस्सा को भी छोटा हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि मानचित्र में तो बड़ा ही किसी छोटा, लेकिन इसमें मानक एक होता है बहुत छोटा, एक होता है कि मीटर में, एक सबसे छोटा में हो गया सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। इसे यहाँ पर हम मापनी के आधार पर याद रखिएगा। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु मापक मानचित्र होता है, दूसरा होता है आपका दीर्घ मापक मानचित्र होता है, जिसमें यह लिखा भी है, मैं पढ़ देता हूँ। लघु मापक मानचित्रों में बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है जिसके मापक बहुत छोटे होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर को बहुत छोटा मतलब सेंटीमीटर मापा गया, ठीक है, ये याद रखना। 100 मतलब 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, बहुत मतलब एक से ज्यादा 100 गुना, ठीक है। इसलिए याद रखिए जितने महाद्वीप के जो भौगोलिक इकाइयां होती हैं उसको लघु मापक मानचित्र के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन किसी जिला हो गया आपका, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, जिला हो गया, राज्य हो गया, इन सभी को कहा जाता है दीर्घ मापक से। यदि महाद्वीप की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा लघु मापक से, और किसी राज्य या स्थलाकृति की बात किया जाए तो वो दीर्घ मापक है, जिसमें लिखा भी गया है कि दीर्घ मापक मानचित्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों के वितरण को प्रदर्शित किया, जिसमें मापक बहुत बहुत दीर्घ होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। याद रखना है कि लघु मापक और दीर्घ मापक मापनी के आधार पर मापा गया है। दूसरा है प्रकारों के आधार पर। प्रकारों के आधार कहने का मतलब है जैसे उनके जैसे कार्य है जिस जिस पर हम काम करें, जैसे देखिए भौतिक की बात किया जाए तो भौतिक का मतलब जैसे प्रकृति ने बनाया, जैसे जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है, या पहाड़ी ऊंचा वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, तो भौतिक मानचित्र हो गया। और सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि स्थानीय रूप से एक समाज में, जैसे जनसंख्या, जाति, ठीक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए परिवहन, भूमि का यह। तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य मतलब उपवास, जलवायु, मृदा की बात होती है, और सांस्कृतिक में क्या होता है कि आपका जाति, जनसंख्या, परिवहन की बात होती है। तो यहाँ तक अभी हम मानचित्र के प्रकार की बात हम लोग कर लिए, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसको एक बार जितने भी बच्चे हैं सब एक बार मेरी वीडियो को 1-2 बार सुन लेंगे ताकि उन्हें ये अध्याय फिर से समझ में, और पढ़ेंगे भी, पढ़कर आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी इस जो मेरी वीडियो है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी काम आ जाए। धन्यवाद।